चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज रीइंफोर्समेंट स्प्लाइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रीइंफोर्समेंट स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का क्या मतलब होता है कि दो बार्स को जोड़ना। ठीक है, अगर कहीं पर बार का लेंथ कम पड़ता है तो हम क्या करते हैं, बार को वहां पे दूसरे बार के साथ एंड टू एंड जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ने का क्या तरीका है, जैसे कि ये बार है, आप लोग इसको कैसे जोड़ सकते हो, कुछ ओवरलैप लैप का लेंथ देके इस तरह से किसी वायर के साथ बाइंड कर सकते हो। दूसरा क्या है, इनकी वेल्डिंग कर दी जाए, वेल्डिंग करके भी बार को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हमारे पास हैं। कुछ मैकेनिकल कनेक्टर्स भी आते हैं, मतलब कोई कनेक्टर है, इन दोनों बार्स को रखा और ऊपर से कनेक्टर लगा दिया। ठीक है, इसे कहते हैं मैकेनिकल कनेक्टर। तो तीन तरीके हो गए आपके सामने। ठीक है, ये आपका पहला क्या हो गया, लैप स्प्लाइसिंग, दिस इज नोन एज लैप स्प्लाइसिंग। सेकंड इज योर वेल्डिंग, और थर्ड है किसी मैकेनिकल कनेक्टर की हेल्प से आप लोग जोड़ सकते हो। ठीक है, कब जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो अवेलेबल लेंथ हमारी रिक्वायर्ड लेंथ से कम होती है। ठीक है, जैसे जनरली हमारे कॉलम्स में होता है, तो कॉलम क्या होता है कि आपका कंटिन्यूस बनता है ऊपर से लेके टॉप से लेके बॉटम तक, तो वहां पे एक लेंथ सरिये की जो है रिइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम कॉलम्स में फिर क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं या वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कुछ रिकमेंडेशंस है कोड की, वो रिकमेंडेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो रिकमेंडेशंस हैं वो तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट अस राइट व्हाट इज स्प्लाइसिंग। राइट डाउन splicing. Splicing is required when the available bars are shorter than the required. ठीक है, due to the non availability, या तो हमारे पास लंबे बार्स नहीं है या फिर वो मैन्युफैक्चर नहीं होते, due to non availability of longer bars owing to manufacturing, or transportation problem. ठीक है, तो वहां पे आप लोग स्प्लाइसिंग प्रोवाइड करोगे, या फिर जहां पर बार का डायमीटर चेंज होगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन बार डायमीटर। ठीक है, दिस इज स्प्लाइसिंग। ठीक है, जहां पर स्प्लाइसिंग होगा वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे स्प्लाइसिंग इंट्रोड्यूसेस स्ट्रेस कंसंट्रेशंस, ठीक है, इन सराउंडिंग कंक्रीट। इसी से बचने के लिए टू अवॉइड दिस आईएस कोड ने क्या कहा है, तो ये मैं रेड पेन से लिखता हूँ, दिस इज कोडर रिकमेंडेशन। IS 456-2000 recommends that splices in flexural members should not be at sections where bending moment is more than 50%
of the moment of resistance, ठीक है, and not more than half the bars shall be spliced at particular location. तो कोड कहता है कि हमें क्या करना है, हमें स्प्लाइसिंग वहां नहीं करनी जहां पर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, जहां पे जो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है वो 50% से ज्यादा हो किसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है, उस लोकेशन पे नहीं करना जहां पे बीम का इंटरनल जो है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो 50% ही है, ठीक है, और उससे 50% से ज्यादा है अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, और सभी स्प्लाइसिस को नॉट मोर देन half the bars shall be spliced at the particular location, ठीक है, एक ही जगह पे आधे से ज्यादा स्प्लाइसिंग नहीं कर देनी, दिस इज सेकंड रिकमेंडेशन। थोड़ा ऊपर स्क्रीनशॉट लेना है। डन सर। डन, ठीक है, तो स्प्लाइसिंग मैंने क्या बताया आपको, स्प्लाइसिंग कैन बी डन, स्प्लाइसिंग कैन बी डन बाय लैपिंग ऑफ बार्स, ठीक है, या फिर वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग ऑफ बार्स और विद द मैकेनिकल कनेक्टर्स, मैकेनिकल कनेक्टर्स, ये तीन तरीके हैं, ठीक है, हमें इसमें जो पढ़ना है दैट इज लैपिंग वाले में थोड़ा सा ज्यादा रिकमेंडेशन हमें पढ़नी है, ठीक, विल राइट डाउन फर्स्ट वन, लैप स्प्लाइसेस, लैप स्प्लाइसेस, ठीक है, किस तरह से की जाती है, डन बाय overlapping the bars, overlapping the bars over a certain length, over a certain length, thereby making possible to transfer of axial forces from the terminating bar to the connecting bar, ठीक है, किया किस तरह से जाता है, जैसे ये बार है तो कभी भी ऐसा नहीं कि बार को सीधा रखा और दूसरा बार लाया और यहाँ पे स्प्लाइस कर दिया, दिस इज नॉट द वे, ठीक है, हमेशा बार को पहले थोड़ा सा बेंड किया जाता है, इस तरह से थोड़ा सा बेंड करके ऐसा, और अगले बार को इस तरह से, ठीक है, और इसको फिर इस तरह से, हर जगह से, हाँ जी, सर ऐसा सिर्फ ये बीम में या हर जगह सर? जहां भी करना हो, जहां भी करना हो, ठीक है, जहां भी करना हो इस तरह से बेंडिंग करके ही किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से फिर तार बांध देते हैं, स्पाइरल कर देते हैं इसको, ऐसे स्पाइरल कर दिया हमने, ठीक है, उसका रिकमेंडेशन मैं लिखाऊंगा अभी आपको किससे स्पाइरल करना है, सर थोड़ा सा ऊपर सर स्क्रीनशॉट। हो गया,
हो गया स्क्रीनशॉट? जी सर। ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा सा मैं प्रॉपर बनाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पॉइंट यहाँ बेंड करने का ये होता है कि ये जो दोनों की एक्सिस है ना वो एक लाइन में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग बार है, वो आपका कनेक्टिंग बार है। अब दोनों की एक्सिस देखो सेम लाइन पे है। अगर आप इस तरह से करते, दोनों का एक्सिस क्या होता, लोड का एक्सिस अलग अलग होता। आई बात समझ में? ठीक है, तभी से को स्लाइड से बेंड करके करते हैं। डन। सर कॉलम में तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नहीं, कॉलम में रिकमेंडेशन है, आप कॉलम में कर सकते हो। वेल्डिंग ज्यादा कॉलम प्रेफरेबल कर, देते वेल्डिंग हैं। ज्यादा प्रेफरेबल होगी। ठीक है, तरीके बताए हैं कोड ने आपको, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो साइट की कंडीशन है। ठीक है, वेल्डिंग तो एनी टाइम बेटर रहेगी स्प्लाइसिंग से। ठीक है, अब कहाँ पे करते हैं कहाँ नहीं करते हैं वो भी रहने दो, अभी बस कोड का पढ़ लो कि कहाँ है। ठीक है, कोड ने कहा अगर आपने स्प्लाइसिंग करनी है तो इस तरह से कर सकते हो, अगर ये सूटेबल नहीं है तो गो फॉर वेल्डिंग, इवन यू कैन गो फॉर मैकेनिकल कनेक्टर। तीन ऑप्शंस दे दिए। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे कहाँ पे लैब स्प्लाइसिंग कहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, जो कोड ने दिए रिकमेंडेशन वो पढ़ लेते हैं एक बार पहले। तो लैब स्प्लाइसेस आर जनरली नॉट परमिटेड। ठीक है, तो कोड ने जो इस पे एक रोक लगाई है लैब स्प्लाइसिस पे, वो बेस्ड ऑन द डायमीटर है। ठीक है, फॉर वेरी लार्ज, फॉर वेरी लार्ज diameter bars, for very large diameter bars, that is when phi is greater than 36 mm, you cannot do lap splicing when the phi value is greater than, मतलब 36 mm से बड़े सरिया को आप लोग नहीं करोगे क्या लैप, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर विच वेल्डिंग इज डन, फॉर विच वेल्डिंग इज डन। ठीक है, 36 mm से बड़े को आपने वेल्डिंग ही करना है। ठीक है, लैप नहीं करना। नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट IS code 456/2000 specifies that straight length of lap, straight length of lap should not be less than, should not be less than 15 phi or 200 mm, whichever is greater, whichever is more। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका लेंथ, ये इस लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, कितना होना चाहिए, 15 फाई या फिर 200 mm, 15 फाई और 200 mm, दोनों में से जो भी बड़ा होगा यू विल टेक दैट। नोट करें। ठीक है, अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको,
हो सकता है कि ये जो बार है, ऊपर वाला बार आपको दिख रहा है कि डायमीटर में बड़ा है, नीचे वाला बार क्या है, डायमीटर में छोटा है। तो दो अलग डाया, सेम डाया करोगे तो फाई लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाई आपका सेम आएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये बनेगा कि किसके बेसिस पे करेंगे अगर डायमीटर अलग अलग होगा, गेस करो। बड़ा जो होगा, क्योंकि फाई की वैल्यू ज्यादा आएगी सर अगर बढ़ा देंगे तो। नहीं जी, नहीं सर, बिल्कुल। लेंगे ज्यादा आएगी सर अगर बड़ा डाया लेंगे सर। तो यहाँ नोट में लिख लो, when two different diameters, when two different diameter bars meet at splice location, then lap length should be calculated on the basis of smaller dia bar। छोटे डाया बार के बेसिस पे आप लोग कैलकुलेट करोगे स्मॉलर लेंगे डाया कम बार। आ जाएगी ना सर। हाँ, नेचुरल लेंथ कम आएगी अगर स्मॉल डाया के बेस पे करोगे। ठीक है जी। देखो यहाँ से क्वेश्चन बड़ी बार बनता है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना है, क्या इसको याद ही रखना है बाद में आपने। ठीक है, तो इसमें जो जो वैल्यूज मैं येलो में मार्क करूंगा, आप लोगों को वैल्यूज याद रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे एक और रिकमेंडेशन है कि जो लैप लेंथ होता है, लैप लेंथ वो एटलीस्ट मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ के बराबर आना चाहिए, एटलीस्ट इक्वल टू दी डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, कल पढ़ा हमने डेवलपमेंट लेंथ एलडी क्या होता है। ठीक है, ये एक सेटिस्फेक्शन आपको और करनी है यहाँ पर। ठीक, इन नो केस द लैप लेंथ, नो केस the lap length should be less than 35 for flexural and direct tension। अगर आपके बार्स फ्लेक्सुरल टेंशन में डायरेक्ट टेंशन में है तो 35 से लैप लेंथ छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। एंड 24/5 फॉर फ्लेक्सुरल एंड डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। 24/5 तो याद रखना, कॉम्प्रेशन में 24/5, टेंशन में 35। नोट करो। डन। लेकिन वेट करना जरा।
ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, splices in tension. Splices in tension members should be enclosed by spirals. Should be enclosed by spirals made up of bars of diameter not less than 6 mm along with pitch not exceeding 100 mm. ये दोनों यहाँ पे वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जब आपको बार्स में स्प्लाइसिंग करनी है, वो बार्स जिनमें जो टेंशन को सब्जेक्टेड हैं, तो टेंशन वाली बार्स में थोड़ी प्रॉब्लम है हमें ज्यादा। ठीक है, तो उसमें आपने जो स्पाइरल्स करने हैं वो 6 mm की बार से करने हैं, उससे कम बार से नहीं करने। ठीक है, 6 mm या 6 mm से बड़ी बार हो, और उसकी पिच कितनी रहनी चाहिए, 100 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। पिच क्या होता है, ये डिस्टेंस बीच का। ठीक है, ये आपका पिच आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपको मान लो कि अगर टेंशन मेंबर्स हैं, तो ये जो है ये स्पाइरल्स किए आप लोगों ने कितने mm के, 6 mm एट द रेट ऑफ 100 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये जो रिकमेंडेशन कोड ने दी है दैट इज ओनली फॉर टेंशन मेंबर्स। ठीक है, लिखें इसे। कंप्रेशन मेंबर को वायरिंग से भी कर सकते हैं, बट टेंशन वाले को आपको बार से ही करना है, 6 mm की बार से एटलीस्ट। हो गया, ठीक है। वेल्डेड और मैकेनिकल में हमें कुछ नहीं पढ़ना, कुछ खास नहीं। ठीक है, बस उसके लिए एक लाइन लिखेंगे हम लोग कि ये हम लोगों ने कब यूज करना है। वेल्डेड स्प्लाइसेस एंड मैकेनिकल एंकर्स, ये हम तब यूज करेंगे these splices are suitable for large dia bars for which lap splicing is not recommended। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन जहां से बनता है आपको बता दिया बस। ठीक है, लेट अस डू वन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रखे हैं इस एरिया में से, पहले कल वाला क्वेश्चन करते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड which gets developed due to variation of bending moment along the beam is, कौन सा बॉन्ड है जो प्रोड्यूस होता है जब आपका बेंडिंग मोमेंट क्या करता है, along the beam वेरिएट करता है। ऑप्शन ए डेवलपमेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी एंकरेज बॉन्ड, ऑप्शन सी फ्लेक्सुरल बॉन्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? ठीक है, आंसर इज योर फ्लेक्सुरल बॉन्ड। कल आप लोगों को बताया था कि बॉन्ड दो तरह के हैं। ठीक है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फ्लेक्सुरल बॉन्ड। क्वेश्चन,
the minimum lap length, comma, minimum diameter of spirals recommended for splicing in tension members is option A 24/5 and 6 mm, option B 12/5 and 12 mm, option C 24/5 35 and 12 mm, option D 35 and 6 mm। बताओ क्या आंसर होगा? डी। डी। ये कैसे होगा यार? 24/5 मैंने बोला था कंप्रेशन मेंबर्स में होता है। डी सर, डी। डी सर। ओ सॉरी डी। डी सर 30 एंड 6। शोएब क्लास में हो? शोएब है क्लास में? नहीं, तो ठीक है। ठीक है, इसमें से एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि पिच कितना रखोगे, तो आपको पिच बता दिया कितना है 100 mm। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, वैल्यूज को याद करके जाना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, बेसिकली आपका बॉन्ड एंड एंकरेज के साथ ही आ जाता है टॉपिक। तो बेसिकली चैप्टर जो आपका वो अब खत्म हुआ है, ये कल रह गया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा some important codal recommendations in design of beam and slabs, in design of beam and slabs। ठीक है, कुछ कॉमन रिकमेंडेशंस होती हैं कि वो डिस्कस कर लेंगे, जो डिफरेंट होंगी वो भी साथ साथ में बीच में डिस्कस कर लेंगे। अभी स्लैब हमने शुरू नहीं किया, तो होपफुली आज के लेक्चर में वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला रिकमेंडेशन जो कॉमन है इसमें, दैट इज इफेक्टिव स्पैन। फर्स्ट इज इफेक्टिव स्पैन, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, एल इफेक्टिव। ठीक है, तो इसमें अलग अलग केस हैं, तो पहला केस ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब, सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या होता है कि आपका जो बीम है वो सपोर्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, समझते हैं उस बात को, फिक्स कनेक्शंस नहीं है। ठीक है, तो डायग्राम में इस तरह से मैं शो करूंगा इसे। ठीक है, तो मानते हैं कि दिस इज सपोर्ट विड्थ ए, विड्थ ए। ये जो बीच का डिस्टेंस इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियर स्पेन। क्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये अगर मान लेते हैं कि बीम या स्लैब कुछ भी है, तो इसके अंदर इस तरह से सरिया भी होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो होगा उस सरिया तक, उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल डी। स्मॉल डी आपका यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ, एलसी क्या है, क्लियर स्पेन। क्लियर डिस्टेंस, और ए क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट, विड्थ ऑफ सपोर्ट।
ठीक है। तो अगर वो सिंपली सपोर्टेड है तो उसके लिए बड़ा आसान हमारे पास रिकमेंडेशन है, जो हमारा एल इफेक्टिव होता है, दैट इज मिनिमम ऑफ एल सी प्लस ए, ठीक है, या फिर एल सी प्लस प्लस डी, ठीक है। ये पहली रिकमेंडेशन है, ठीक है, नोट करें इसको। ठीक है, अभी ये मतलब कि हम बात कर रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल बीम थी। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस के अंदर, बी पार्ट। ही इज continuous beam और स्लैब, ठीक है, मोर देन वन स्पैन रहेगा उसमें, ठीक। तो इसमें भी केस वन आपका आएगा, हियर द केस वन होता है कि जब व्हेन विड्थ ऑफ सपोर्ट is less than span upon 12। तो span upon 12 से क्या है, width छोटा है, ठीक। span यहाँ पर ही रहेगा एक क्लियर स्पैन, दिस इज क्लियर, ठीक है। इस केस में जो हमारा एल इफेक्टिव काउंट होगा, ठीक, वो अगेन पहले जैसे रिकमेंडेशन है, जैसे ऊपर है रिकमेंडेशन ये वाली, सेम रिकमेंडेशन इसमें आएगी, मिनिमम ऑफ LC प्लस ए या LC प्लस, दिस इज केस वन। केस टू इसमें आएगा, केस टू में मैं क्या लिखूं, व्हेन विड्थ ऑफ सपोर्ट मतलब यानी कि ए, ठीक है ना, विड्थ को क्या लिया है हमने, ए लिया हुआ है, ये देखो, व्हेन विड्थ ऑफ सपोर्ट, ठीक, यानी कि ए वो ग्रेटर है किससे, LC बाई 12 से, स्पैन बाई 12 से, ठीक है। दिस इज केस टू, पहले नोट करो इतना। यस ठीक है, अब केस टू के अंदर भी दो केस बनेंगे, ठीक है। अब हम उस तरह की कॉन्टिन्यूस बीम या स्लैब में आ गए हैं जिसका विड्थ किससे बड़ा है, LC बाई 12 से बड़ा है। अब इसमें केस वन लिखता हूं मैं, केस टू में तो ऐसा लिखूंगा पॉइंट को 2.1, ठीक है। 2.1 में है फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एंड फॉर बोथ एंड कॉन्टिन्यूस, बोथ एंड कॉन्टिन्यूस। समझेंगे इसको डायग्राम से कि आपका एक एंड क्या है, फिक्स है, और दूसरा एंड क्या है, कॉन्टिन्यूस। जैसे यहां सपोर्ट आ गया, ठीक। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कुछ स्पैन ये दिख रहा है, दिस इज क्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है एंड वाले की, ठीक है। तो अब देखो समझ आता है, फॉर वन एंड फिक्स्ड, तो ये देखो फिक्स आ गया, एंड अदर कॉन्टिन्यूस, तो दूसरा वाला देखो आगे चल रहा है स्पैन, अदर अगला वाला क्या है, कॉन्टिन्यूस, उसके नीचे भी सपोर्ट होगा कुछ आगे जाके, जिस तरह से सपोर्ट हो सकता है।
और बता रहा हूँ ये भी अभी कॉन्टिन्यूस चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसकी बात हुई है, इस वाले स्पैन की। फिर दूसरा इसमें कौन सा इंक्लूड होता है, फॉर बोथ द एंड कॉन्टिन्यूस, दोनों एंड कॉन्टिन्यूस हो जाएं, तो मतलब इस वाले की बात हो रही है, इसका ये एंड भी कॉन्टिन्यूस है, ये एंड भी कॉन्टिन्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम लोग किस तरह से एल इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों के लिए, जैसे ये लिख रहा हूँ इसके लिए, ये इसका एलसी था, ये इसका एलसी था, इन दोनों के लिए जो एल इफेक्टिव होगा वो एलसी के बराबर ही होगा, क्लियर स्पैन के बराबर ही होगा। मतलब इसमें मैं एलसी क्या लिख सकता हूँ, एलसी इक्वल टू एल इफेक्टिव, यहाँ भी एलसी इक्वल टू एल इफेक्टिव। ठीक, अब आता है कि कौन सा दूसरा केस बनता है। ठीक, तो ये आगे ए में, और इसमें बी केस बनता है वन एंड discontinuous and other continuous, one and discontinuous and other continuous, this is the second case। ठीक, discontinuous मतलब कि वहां पर अब देखो दूसरा एंड डिसकंटिन्यू करना है, वहां फिक्स तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिक्स करेंगे तो फिर से यही हो जाएगा। मतलब ये कौन सा वाला, ये एंड स्पैन ही बन रहा है, ये भी देखो, ये भी तो एंड स्पैन है, पर एंड स्पैन में क्या है, एक एंड क्या है, फिक्स है। तो अगर हमने दूसरा एंड, एक एंड क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है, जैसे कि ये ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया। अब ये इसकी बात हो रही है, इस पेन की बात, इस पेन की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका एक एंड क्या है, एक एंड यहाँ से कॉन्टिन्यूस है, दूसरा एंड क्या डिसकंटिन्यूस है, पर ये दूसरा एंड कौन सा है, सिंपली सपोर्ट। माइक बंद करना है जिसका भी है। अदनान समझ आ गई बात। पहला केस था आपका एक एंड फिक्स और दूसरा कॉन्टिन्यूस या फिर इंटरमीडिएट स्पैन, दोनों एंड आपके क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इसको इंटरमीडिएट स्पैन कहते हैं। और सेकंड केस में क्या ले लिया कि एक एंड क्या है, सिंपली सपोर्टेड है और दूसरा कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मेरे माइक बंद करो। अदनान आप ही करो। ठीक है, समझ आ गया ये। इस केस में एल इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इसके बीच में ये है एलसी, इस केस में एल इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इज एल नॉट बाई डी बाई टू, डी बाई टू समझ गए, इफेक्टिव लेंथ, सर ये आ रहा होगा कुछ इसमें, इफेक्टिव लेंथ, और एलसी है, एल नॉट नहीं एलसी, एलसी मतलब क्लियर स्पैन प्लस ए बाई टू। ठीक है, विच एवर इज लेस। इसमें और पहले वाले में क्या फर्क आ गया, वहां पर पीछे हम क्या पढ़ रहे थे, डी बाई टू, यहाँ डी पढ़ रहे थे सिर्फ, यहाँ डी बाई टू हो गया, आधा हो गया, ए बाई टू हो गया। शुरुआत में क्या था, सिर्फ ए था और डी था, यहाँ पे ए बाई टू और डी बाई टू, दिस इज एल इफेक्टिव विच एवर इज लेस, विच एवर इज मिनिमम। नोट कर लो।
हो गया। यस नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस इज नेक्स्ट केस सी विच इज अ कैंटिलीवर। अब कॉन्टिन्यूस के एंड पे ये भी तो हो सकता है, हमने कॉन्टिन्यूस के एंड पे क्या बना दिया, फिक्स बनाया, सिंपली सपोर्टेड बनाया। एक और केस भी तो हो सकता है कॉन्टिन्यूस के एंड पे। इस तरह से बीम क्या हो, कैंटिलीवर। ठीक है, क्लियर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा क्लियर डिस्टेंस एलसी। ठीक, इस तरह से अगर दिस इज बार, तो ये आपका आ गया डी। ठीक है, और ये आपके आ गई विड्थ डब्ल्यू ए। अगर आपका बार, अगर आपका ये स्पैन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस बीम का स्पैन है, अगर कैंटिलीवर आपका एक कॉन्टिन्यूस बीम का स्पैन है, तो उस केस में जो एल इफेक्टिव आता है दैट इज एल सी प्लस ए बाई 2। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे डी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड स्लैब है जो कैंटिलीवर है इस तरह से, ठीक है, उसमें आपका डी का वैल्यू आएगा, इफ दिस इज डी। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, एलसी सपोर्ट से। ठीक, तो आपका एल इफेक्टिव क्या निकल करके आएगा, एलसी प्लस डी बाई प्लस जी बाई 2। तो यहाँ लिख सकते हैं, इफ कॉन्टिन्यूस सॉरी इफ कैंटिलीवर is a part of continuous system। ठीक है, तो आपकी एल इफेक्टिव ये आ गई। क्लियर है। डन। यस डी इसमें केस है फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर्स, फॉर फ्रेम। ठीक है, फ्रेम के अंदर क्या होता है, जो एल इफेक्टिव होता है आपका, फ्रेम के अंदर क्या होता है, जो एल इफेक्टिव होता है आपका, ठीक है, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। एल इफेक्टिव इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मेंबर्स, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मेंबर्स, इस तरह से। हो गया नोट। यस नेक्स्ट हम लोग करेंगे चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कोड ने कुछ डिफ्लेक्शन पे चेक लगाए हुए हैं। द डिफ्लेक्शन shall generally be limited to the following। तो पहला पॉइंट है, the final deflection
due to all loads including the effect of temperature, creep and shrinkage, and measured at cast level of support of floor, comma, roof and all horizontal ठीक है. Deflection should not normally exceed span upon 250. दूसरी देख लेते हैं. Second is the deflection including the effect of creep, temperature and shrinkage occurring after the erection of partition and application of finishes should not exceed span upon 350 or 20 mm, whichever is less. ठीक है. ये आपकी दो रिकमेंडेशंस हैं डिफ्लेक्शन के लिए. तो पहली रिकमेंडेशन में बोलता है कि सभी कुछ बना दिया है बट क्या नहीं बनाया था उसमें. इसमें सेकंड केस और फर्स्ट केस में क्या डिफरेंस है. बट आफ्टर द इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वॉल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस बाद में की जाती हैं. ठीक है. उसको थोड़ा डिले भी किया जाता है फिनिशेस को. फिनिशेस करने के बाद, फिनिशेस करने से पहले स्पैन अपॉन 250 और फिनिशेस करने के बाद स्पैन अपॉन 350. तो छोटी वैल्यू कौन सी है, बाद वाली स्पैन अपॉन 350. तो इसको इस तरह से याद रखेंगे. फिनिशेस वगैरह जब कर दी है उसके बाद छोटी वैल्यू आएगी. तो स्पैन अपॉन 250 और स्पैन अपॉन 350 आपको याद रहने वाला है. उधर कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि 250 किसके लिए था, 350 किसके लिए था. ठीक है. तो फाइनल डिफ्लेक्शन की वैल्यू इससे कम आनी चाहिए किसी भी मेंबर के लिए. ये दोनों वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन में देखी गई है. ठीक है. आप लोग उसको जरूर याद करना. डन. Yes. नेक्स्ट हेडिंग इज, सबने ले ली, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सबने. नेक्स्ट हेडिंग इज कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन. कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल करना, तो ये पहले ही हम लोग डिजाइन में प्रिलिमिनरी स्टेप कर लेते हैं. हम लोग क्या करते हैं, उसका स्पैन टू डेप्थ रेशियो पहले ही उतना रखते हैं जितना कोड ने स्पेसिफाई किया. अगर स्पैन टू डेप्थ रेशियो उतना रखेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल हो जाता है. ठीक है. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे और कल बात हमने करी भी थी स्लैब के केस में कि स्लैब के केस में शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम उसका कंट्रोल और डिफ्लेक्शन करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली वो शेयर में रेजिस्टेंट बन जाती है, उसमें शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहता. ठीक है. फॉर
for beams and slabs, the vertical deflection limits may generally be assumed to be satisfied provided that span to depth ratio are not greater than the values obtained as below। ठीक है, देखो हमने यहाँ लिख दिया कि वो हमेशा वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स को सेटिस्फाई करेंगे प्रोवाइडेड जो हम वैल्यूज देने वाले हैं वो वैल्यूज को कभी वो एक्सीड ना करें। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आएंगी ए पार्ट में बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियोज। ठीक है, बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो अप टू, तो यहाँ पे एक क्लॉज है इसके साथ, अप टू 10 मीटर, मतलब ये जो वैल्यूज हम लोग दे रहे हैं ये वैल्यूज केवल और केवल 10 मीटर की स्पैन के लिए वैलिड है। उस 10 मीटर से बड़ा स्पैन होगा तो हमें कुछ और उसमें तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक वैल्यूज किसकी हैं, एल अपॉन स्मॉल डी की। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, इफेक्टिव डेप्थ है, कैपिटल डी नहीं है, तो एल बाई डी की बेसिक वैल्यूज मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो पहला केस कि अगर आपकी बीम या स्लैब कैंटिलीवर हो, अगर बीम या स्लैब आपकी क्या हो, कैंटिलीवर हो, तो उसमें स्पैन टू डेप्थ रेशियो आपका होता है 7। इससे बड़ा आप स्पैन टू डेप्थ रेशियो नहीं लेंगे, एल अपॉन डी का रेशियो इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, सेकंड सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड के केस में दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 20 एंड थर्ड इज continuous beam or slab, this value is 26, very important values। ठीक है, तीनों को याद करना है। ठीक है, दूसरा केस आपके पास आ जाएगा कि अगर स्पैन 10 मीटर से बड़ा हो जाए, फॉर स्पैन्स above 10 मीटर, फॉर स्पैन्स above 10 मीटर, तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमने वैल्यूज निकाली हैं, जैसे सपोज करो कैंटिलीवर के लिए नहीं करते हैं, दूसरे केस में कैंटिलीवर के लिए नहीं किया जाता, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूस के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने वैल्यू निकाला है 20, ठीक है, हमें बेसिक वैल्यू मिला है वो 20, इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 10 अपॉन स्पैन के साथ। जितना स्पैन होगा, नेचुरली स्पैन अगर 10 मीटर से ज्यादा तभी हम लोग सेकंड में क्राइटेरिया में आ रहे हैं। लेट्स से स्पैन बीम का है 25 मीटर, तो आपको क्या करोगे, स्पैन को कितना में रखोगे 25, तो यहां से जो लिमिट निकलेगी नहीं वो आपकी एल बाई डी रेशियो होगी। दिस इज गोइंग टू बी एल बाई डी रेशियो, न्यू एल बाई डी रेशियो। ठीक है, कितना आ जाएगा, लेट्स से 4.5 2। ठीक है, तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपको वैल्यूज को तो यहां लिखेंगे for span above 10 meter, values in A may be multiplied by 10 upon span। ठीक है, 10 upon span in meters, 10 upon span in meters, except कैंटिलीवर, कैंटिलीवर को नहीं करना है। ठीक है, in which
केस डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन शुड बी मेड, उसमें अलग तरह से डिफ्लेक्शन निकालेंगे, ठीक है, वो हमने नहीं देखना है। हमको बस याद रखना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 अपॉन स्पैन के साथ मल्टीप्लाई करना है आप लोग ने। should be made। सर ब्रेक करते हैं 20 मिनट। ब्रेक ब्रेक करना है, क्यों? सर नमाज पढ़ने। सब लोगों को? यस सर, 10 मिनट करते हैं, हो जाएगा। 15 मिनट कर दो सर। अच्छा, सब लोगों को पढ़ना है। कितने 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 बजे आओगे वापस? सर 10-12 मिनट सर 10 सर 10 20 10 12 10 मिनट काफी है। 20 ज्यादा हो 25 पे आ जाएगा, जाएंगे सर। जल्दी कर दो। 25 पे आ जाओगे, चलो ठीक है। ठीक है। हाँ, यहाँ तक कर लेते हमने। नेक्स्ट चलेंगे आगे। 10 मीटर से ऊपर स्पैन हो तो आपने क्या करना है वो आपको पता लगे, ठीक है। नेक्स्ट, नोट में लिखेंगे, दोनों एक कोडल प्रोविजंस हैं टू वे स्लैब के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर स्लैब्स, आवाज आ रही सबको? जी जी सर। सर। फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शंस, फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये जो बात हमारी ऊपर चल रही थी, यहाँ चल रही थी वन वे स्लैब की एंड बीम्स की, ठीक है। दिस इज फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। कौन से स्पैन के साथ आप एल बाई डी रेशियो कैलकुलेट करोगे, पहला सवाल है। आपने एल तो एक ही लेना है, ठीक है। तो हम लोग जो छोटा स्पैन होगा, ठीक है, द शॉर्टर ऑफ टू स्पैन्स should be used for calculating the span to effective depth ratio, span to effective depth ratio। सेकंड पॉइंट, इसमें आपने लिख लेना है, ये नोट कर लेना है, द शॉर्टर ऑफ स्पैन्स शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, एल बाई डी में वो यूज करेंगे। फॉर स्लैब्स, for two-way slabs of shorter span, additional यहाँ पे रिकमेंडेशन है of shorter span, कितना, up to 3.5 मीटर, ठीक है। for two-way slabs or shorter spans up to 2.5 मीटर with mild steel reinforcement। तो इसमें reinforcement भी देखो स्पेसिफाई कर रहा है आपको, mild steel reinforcement, the span to overall depth ratios given below may generally be assumed to satisfy vertical deflection limits for loading class
for loading class up to 3 kilonewton per meter square, 3 kilonewton per meter square। ठीक है, ये सभी चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके लिए। ठीक, तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए आपको होना चाहिए रेशियो 35 टू स्लैब है ये। कंटिन्यूस स्लैब के लिए आपका रेशियो होना चाहिए 40, कैंटिलीवर नहीं आता इसमें। ठीक है, और ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियोज आपके कौन सा स्टील रिइंफोर्समेंट लिया आपने इसमें, माइल्ड स्टील को लेकर किया। तो कोड एडिशनल यहाँ पे एक और नीचे इसके दी है गाइडलाइन कि अगर आप लोग माइल्ड स्टील की जगह HYSD यूज करते हैं, HYSD दोनों ग्रेड के हो सकते हैं, चाहे FE 415 है चाहे, ठीक है। इसके लिए आप लोग यूज करेंगे द वैल्यूज given above should be multiplied by 0.8। values given above should be multiplied by 0.8। तो ऊपर दी गई वैल्यूज को आपने क्या करना है, नई वैल्यूज बनाने के लिए 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 35 इंटू 0.8 कर दोगे अगर आप HYSD यूज कर रहे हो, या फिर 35 इंटू क्या कर दोगे 40 इंटू 0.8 कर दो, तो न्यू वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, टेक ए नोट। यस सर। डन। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ऊपर हम L/D बेसिक वैल्यूज की बात कर रहे थे। ठीक है, आपको ध्यान होगा 3 वैल्यूज होती हैं, वो 7, 20 और 26। ठीक है, अच्छा कई बार क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ मॉडिफिकेशन फैक्टर्स भी लगाने को बोले होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग L/D मॉडिफाइड वैल्यूज निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो, मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हो। वो मॉडिफिकेशन फैक्टर दो होते हैं, एक KT होता है, एक KC होता है। KT हो गया परसेंटेज टेंसाइल स्टील का, परसेंटेज टेंसाइल स्टील का मॉडिफिकेशन फैक्टर है। ठीक है, और ये है कंप्रेशन स्टील का, कंप्रेशन स्टील का। अब अगर एग्जाम में आपको दोनों दे दिए, KT दे दिया, KC दे दिया, तो L/D आपको पता होगा कि कैंटिलीवर के लिए ये है, सिंपली सपोर्टेड के लिए ये है, कॉन्टिन्यूस के लिए ये है। ठीक है, तो कैसे डील करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, L/D वैल्यू को लेके, बेसिक वैल्यू को लेके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है KT और KC को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आप रिपोर्ट कर देंगे L/D मॉडिफाइड। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे KT एंड KC आर मॉडिफिकेशन फैक्टर्स, मॉडिफिकेशन फैक्टर्स। याद रखना इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, हो गया। अच्छा, किसको याद है कि मिनिमम रिइंफोर्समेंट स्टील में कितना होता है? अभी देखो स्लैब में नहीं लिखा रहा क्योंकि स्लैब पढ़ना है अभी। तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट कंक्रीट का हमने आई थिंक पहले दिन डिस्कस कर लिया था, दूसरे दिन दूसरे लेक्चर में, बीम के अंदर।
है किसी को फॉर्मूला याद? व्हाट इज द मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर्मूला फॉर बीम? Yes, FB by PD is equals to 0.8, 0.4 upon 0.87 FB. 0.4 नहीं 0.4 नहीं आएगा। SC by BD S by BD is equal to 0.87 divided by FY. मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट जो आपका प्रोवाइड होना चाहिए दैट इज EST अपॉन BD। कौन सा होता है? इफेक्टिव, इक्वल टू 0.8 0.85 होता है अपॉन FY। 0.4 सर उसका होता है मिनिमम रेनफोर्समेंट जो स्टीरअप्स हाँ के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और मिनिमम रेनफोर्समेंट क्यों देते हैं हम लोग? ताकि बीम का सडन फेलियर कभी ना हो, ठीक है। और मैक्सिमम कितना देते हैं? 4%। 4% of BM today. That is 4% of total cross sectional area. Total cross sectional area तो कितना हो गया? 0.04 of BD, 0.04 of BD, ठीक है। और ये मैक्सिमम पर लिमिट क्यों रखा है? ताकि बार्स की जंबलिंग ना हो जाए, ठीक है, कंजेशन ना हो जाए, ज्यादा कॉम्पैक्शन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ज्यादा नहीं वो ओवर इन्फोर्स वाली साइड ना चले जाओ आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट में, मिनिमम तो आप नहीं भी डालो तो कोई बात नहीं। मैक्सिमम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट कितना डालना है आपने? दैट इज आल्सो 0.04 BD। तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट भी का सेम है, दैट इज 0.04 BD। डन। ये 4% सर ये टेंशन में था ऊपर वाला बीम में। हाँ टेंशन और कंप्रेशन का सेम है रिकमेंडेशन मैक्सिमम का। मिनिमम सर ये ओवरऑल है। नहीं मिनिमम टेंशन का है, कंप्रेशन का मिनिमम हमारे पास नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बी में एक और रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड होता है जिसको बोलते हैं साइड फेस रिइंफोर्समेंट। 0.1% तक करते साइड फेस कब प्रोवाइड करते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं, अलग अलग तरह के एग्जाम में मैंने बड़ी बार क्वेश्चंस देखे हैं कि कब साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है। वेयर तो 750 ज्यादा द डेप्थ ऑफ वेब इन अ बीम किससे ज्यादा होना चाहिए? 150 एक्सीड्स mm 750 mm, ठीक है। साइड फेस reinforcement shall be provided along two faces। दो फेसेस होंगे ना ऐसे बीम के, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। कंप्रेशन तो ऊपर होगा, नीचे बॉटम होगा इस तरह से या इस तरह से। और इसके साथ एक क्लॉज और लिखा है, द टोटल सच reinforcement shall not be less than 0.1% of web area। तो जितना आपका क्रॉस सेक्शन वेब आपका वेब का एरिया बनेगा उसका 0.1% से कम नहीं होना चाहिए इस रिइंफोर्समेंट का एरिया, ठीक है। एंड शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली
on two faces, मतलब अगर यहाँ पे एक डाल रहे हो तो वहां पर भी एक डालना है, यहाँ दो डाल रहे हो तो वहां पे भी दो डालने हैं। shall be distributed equally on two faces, not exceeding 300 mm और वेब थिकनेस। ये क्या हुआ, ये स्पेसिंग हुआ इसमें, ठीक है। वेब थिकनेस whichever is less, तो इस पूरे जो पैराग्राफ में जहां भी आपको नंबर शो हो रहे हैं सबको याद कर 750 mm। जो सर बीम ठीक टॉर्शन है। में होती है उसमें 450 डीपी में। हाँ, जो बीम टॉर्शन में होती है उसमें 450 होता है, ठीक है, वो टॉर्शन में बता देंगे आपको। टॉर्शन पढ़ना है सर हमने। टॉर्शन के जो रिकमेंडेशन है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी टॉर्शन का जो है तो छोटा ही होता है, बट उसमें जो उसके स्टेप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें से क्वेश्चन नहीं बनते। ये जो रिकमेंडेशन जिन्होंने बात की 450 वाली, आप लगा लें कि वही एक रिकमेंडेशन इस पे बार बार क्वेश्चन कभी बनता रहा है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं कि कम है, तो मैं कोशिश करूंगा टॉर्शन को कवर कराऊंगा बड़े कम टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे। ठीक है, यही लिख लो, वैसे टॉर्शन का यहाँ लिखा देता हूँ, मैं यही लिखा देता हूँ, जो बीम्स आपके टॉर्शन को सब्जेक्ट होती है यही लिख लो, बीम्स सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, ठीक है। तो उसमें when the B और D दोनों डायमेंशन B और D of the member exceeds 450 mm, 450 mm, additional longitudinal bars shall be provided along the faces, along the faces. The total area of such reinforcement shall not be less than 0.1% of web area and shall be distributed equally on two faces at a spacing not exceeding 300 mm or web thickness, whichever is less, ठीक है, whichever is less। तो क्या है कि जो बीम्स टॉर्शन की तरफ सब्जेक्टेड होती हैं उनमें जो साइड फेस आपका जो ये रिइंफोर्समेंट है, एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है दोनों फेसेस, ठीक है। अगर जो भी आपका डायमेंशन इंक्रीज करता है 450, अगर बी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 450, तो एडिशनल आपको रिइंफोर्समेंट डालना है, ये है टॉर्शन का। क्लियर है? बाकी रिकमेंडेशन सेम है, 0.1%, 300 और वेब थिकनेस whichever is less, ठीक है। ऑल्दो कोड ने कोई मेंशन नहीं किया टॉर्शन में कि आप एडिशनल ये जो रिइंफोर्समेंट डाल रहे हो लॉन्गिट्यूडनल, इसका बार डायमीटर कितना होना चाहिए, बट फिर भी हम इसको 10 mm से कम नहीं लेते। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑल्दो code does not
specify the minimum diameter of this bar. It may not be less than 10 mm. 10 mm से छोटा नहीं लेना। ठीक है, हो गया। ये थिकनेस क्या लिखा? whichever is less। ये सब कुछ लिखना पड़ता है ना, तो फिर कभी कोई तेज चल जाता है हाथ। अब ठीक है, whichever is less। सर ये जो पहली लाइन है ना जहाँ ये लिखा है when the B and D of the, ये क्या लिखा है आगे? measured of the member exceed नंबर Member exceeds 450. Additional on to the bar shall be provided. अगर मैं इतना साफ साफ मुझे लिखना नहीं आता, अगर मैं इतना साफ साफ लिखूंगा ना तो फिर आधी क्लास होगी मेरी। The total area of such range shall not be less than 0.1% of web area and shall be distributed equally to pieces. ठीक है, चलें आगे अब। Yes, sir. ठीक है, हो गया ना। अब देखो दिमाग में फिट करो चीजें। टॉर्शन आता है पेपर के अंदर, लिखा हुआ टॉर्शन है, तो डेप्थ जैसे एक्सीड करेगा 450 mm से ज्यादा तो आप एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे। साइड फेस रिइंफोर्समेंट क्या होता है, वो सिर्फ डेप्थ ऑफ बीम को कंसिडरेशन के हिसाब से। अगर डेप्थ ऑफ बीम जो बढ़ता है 750 से ज्यादा तो आप लोग साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। बाकी कितना करना है, एरिया, स्पेसिंग, वो दोनों में सेम है। ठीक है, क्लिक हो जाएगा वो दिमाग में आपके। ओके, चलें आगे। Okay. Move on. मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का तो कल ही फॉर्मूला कराया, तो डिजाइन में एक बार लिख लेते हैं फिर से ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला लिखा दो सिर्फ। SB upon P. यहाँ पे आता है 0.4 अपॉन 0.87 FV। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉमिनल शीवर कवर। नॉमिनल और क्लियर कवर। क्लियर कवर और नॉमिनल कवर क्या होता है बताया वो आपको पहले ही। ठीक है, तो एक तो नॉमिनल कवर हमने एक्सपोजर कंडीशन पे भी पढ़ा था, Yes, sir. और एक मैंने कहा था कि मेंबर की टाइप पर भी है। Yes, sir. तो स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग, नॉमिनल कवर कितना है या फिर क्लियर कवर कितना है बताओ। स्लैब में कितना रखते हैं हम लोग? 20 mm, बिल्कुल सही। Yes, अरे नहीं, 30 बीम का 30 कहाँ पढ़ा आपने? yes, sir. BM. 25 25 होता है ना, कॉलम का 40 होता है। 40 कल 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 लिया भी तो था क्वेश्चन में 25 क्लियर कवर। ठीक है, 50 mm। फुटिंग में 50 mm। ठीक है, ये चारों वैल्यूज नोट कर लो। लोग 75 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बीच में? ये सर इन एक्सट्रीम कंडीशंस को ही बोल रहा होगा। हाँ हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में 75 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये कहा था हमने। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर इस बड़ा कर दो क्रैक का विड्थ बड़ा हो जाएगा, आपका मॉइस्चर अंदर आ जाएगा, रिइंफोर्समेंट खराब कर देगा। ठीक है, एक और यहाँ पे कोड ने रिकमेंडेशन दी है कि नॉमिनल कवर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये सीधा पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि नॉमिनल कवर बार के डायमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉमिनल कवर कौन सा बार? बड़ा वाला बार। अगर सपोज करो आपने 4 बार यूज किए टेंसाइल रिइंफोर्समेंट 25 mm के और 4 किए 20 mm के, तो क्लियर कवर कितना लोगे फिर? 25 mm, है ना।
जो बड़ा है बड़े वाले पे लेना है। नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन diameter of bar, Member. diameter of bar। ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन पे याद है आपको कवर? Yes. तो जल्दी जल्दी लिखेंगे, है ना, डिस्कशन नहीं करेंगे, बस देखेंगे कितना याद है आपको। एक्सपोजर कंडीशन पहला माइल्ड, कितना एक्सपोजर, कौन कौन से होते हैं बताओ? माइल्ड, Moderate, 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 severe, severe, very very severe, extreme. सीवियर, वेरी सीवियर, extreme। मैंने आपको एक फोटो सेंड किया था जिसमें हर कंडीशन का केसेस बताए हुए थे कि ये कंडीशन हो तो उसको सीवियर कहते हैं, ये कंडीशन हो तो उसे मॉडरेट कहते हैं। ठीक है, तो वो पेज आपने वो आप पढ़ लेना। ठीक है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्लास में, काफी लंबा है उसमें इंफॉर्मेशन, तो उसको पढ़ लेना। कभी कभी एग्जाम में किस्मत खराब हो तो ये भी पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर केस कौन सी एक्सट्रीम कौन सी कंडीशन का है या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है। वैसे जनरल तो यही आता है। कितने का गैप देंगे? 5 का। 5 पाँच का। ठीक है, मिनिमम कवर कितना है? मिनिमम क्लियर कवर इसके हिसाब 20 से 20, 20 mm, 30 and गैप 30 mm। 50, 75, 50, 50 and 75, 75। 75। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। दिस इज minimum distance between individual bars, minimum distance between individual bars। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? हॉरिजॉन्टल center to center space clear क्लियर स्पेसिंग लिखा है, हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग ऐसे से डिनोट करते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग shall not be less than the greatest of the following। greatest of the following मतलब क्या हुआ कि जो मैं नीचे पॉइंट्स लिखने वाला हूं उनमें जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा वो गवर्न करेगा। ठीक है, पहला आता है इसमें द डाया ऑफ द बार इफ डायमीटर्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि सभी बार्स एक ही डायमीटर के हैं। सपोज करो ये बार अगर 20 mm का है तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितना होना चाहिए? 20 mm। ये पॉइंट ये समझा रहा है हमें। दूसरा पॉइंट ये समझा रहा है कि बार्स के डाया अलग अलग हैं, तो कौन सा डाया फिर करेगा? द डाया ऑफ लार्जर बार, लार्जर बार इफ डायाज आर अनइक्वल। ठीक है, आप लोग खुद पूरा लिखना है, डायाज मैंने लिखा है कुछ। ठीक है, थर्ड आ गया आपका 5 mm more than nominal maximum
साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट, बताओ कितना लेते हैं हम लोग? 20 mm. इसे एमएस से 20 बोलते हैं, इसको लेते हैं 20 mm। 20 mm. ठीक है, अब इन तीनों में से जो भी बड़ा होगा उसको आपने क्या ले लेना है, हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग ले लेना। ठीक है, अब बार आपका जरूरी नहीं कि एक ही लेयर में हो, ऐसा दूसरी लेयर में भी हो सकता है। तो ये जो क्लियर स्पेसिंग यहाँ बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल क्लियर स्पेसिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल क्लियर स्पेसिंग। ठीक, तो लिखेंगे वर्टिकल क्लियर स्पेसिंग के लिए थोड़ा ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लें। डन। वर्टिकल क्लियर स्पेसिंग में लिखेंगे वर्टिकल क्लियर स्पेसिंग यानी कि SV shall not be less than, A आएगा मैक्सिमम बार डायमीटर, B आएगा 15 mm एंड थर्ड आएगा 2/3 ऑफ MSA, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, और इन मस्ट नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो 15 में कहीं दिखे तो समझ जाना वो SV की बात कर रहा है, 2/3 समझ जाना SV की बात कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम बार साइज तो वो तो दोनों जगह सेम है। नेक्स्ट चलें आगे। जी हेडिंग में लिखेंगे पॉजिटिव मोमेंट टेंशन रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव मोमेंट टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूं एक सिंपली सपोर्टेड मेंबर। ठीक है, और मेंबर आगे कंटिन्यू कर रहा है इस तरह से। इसमें ये आपकी बार्स आ गई। ठीक, अच्छा, इसमें रिकमेंडेशन है एटलीस्ट 1/3। कौन सा रिइंफोर्समेंट बनाया है मैंने, ये टेंसाइल बनाया कि उसको बनाया है कंप्रेसिव, सॉरी कंप्रेसिव सर, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट नहीं बनाया है यस सर। आगे, टेंसाइल है ना 1/3 कंप्रेसिव ऑफ। अरे तुम कैंटिलीवर समझ लो, कैंटिलीवर नहीं है यहाँ, देखो अभी देखो अब बताओ, ये लिख दिया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, कह रहा है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, 1/3 ऑफ द टेंसाइल, मतलब जितनी AST आप प्रोवाइड करते हो। अब AST आप प्रोवाइड करते हो किसके लिए,
किसके लिए करते हो? मैक्सिमम बेंडिंग अच्छा, मोमेंट को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो टोटल आपने एसटी प्रोवाइड किया होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, ठीक। अब कुछ आगे जाके आप लोग क्या करोगे, उसको कट ऑफ कर दोगे, कटेल कर दोगे या बेंट अप कर दोगे। तो कहता है कि इतना बेंट अप नहीं कर देना कि तुम्हारा सपोर्ट के अंदर कुछ जाए ही ना, ठीक है। तो कह रहा है मिनिमम कितना जाना चाहिए, 1/3 ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट जाना चाहिए इन सिंपली सपोर्टेड मेंबर, ठीक है। एंड दूसरे की अभी मैं बना दूंगा, एंड 1/4 of tensile reinforcement in continuous member, in continuous member, अब इन दोनों के लिए है, shall extend along same face, along same face into the support, into the support to a length of, to a length of L by L D by 3, मतलब कहने का, ठीक है, यहां पर आपका कितना रिइंफोर्स अंदर जाना चाहिए, AST by 3, कितनी लेंथ तक जाना चाहिए, सेम सेम मतलब आपको सेम फेस में कंटिन्यू करना है, ठीक है। एलडी हो सकता है कि बाद में वो प्रोवाइड करोगे या एंकरेज उसको प्रोवाइड करोगे, पर अलोंग सेम फेस कितना प्रोवाइड होना चाहिए, ये LD by 3। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तो कॉन्टिन्यूस का डायग्राम भी बना लेते हैं। ST by 4 और ये जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, LD by 3, ठीक है। ये आपकी रिकमेंडेशन है। नोट करो। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, इन केस ऑफ कैंटिलीवर, in case of cantilever, length of bar equal to development length shall extend beyond the face of the support। ठीक है, ये बार है तो इस तरह से फेस ऑफ सपोर्ट से बार इस तरह से घुमाएंगे पूरी। हम पढ़ चुके हैं कि कट ऑफ के ये इस लोकेशन के आगे आपको कितना देना होता है, पूरा LD लेंथ को लेकर जाना होता है आगे, ठीक है।
हो गया। नेक्स्ट इज नेगेटिव मोमेंट टेंशन रिइंफोर्समेंट। नेगेटिव मोमेंट टेंशन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो आपको पता है जब कॉन्टिन्यूस बीम होते हैं तो जिस तरह ये कॉन्टिन्यूस बीम है कैसा बनेगा डिफ्लेक्टेड शेप? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या आ रहे हैं, कौन सा कर्वेचर आ रहा है? ओके हॉगिंग कर्वेचर। हॉगिंग कर्वेचर आ रहा है तो मतलब मोमेंट आपका टॉप पे क्या आएगा, आपका ऊपर मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आना शुरू हो जाएगा। मतलब सपोर्ट के ऊपर आप लोगों को कौन सा रिइंफोर्समेंट, टॉप पे भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि टेंशन ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है। यहाँ ये देखो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना है ना, जहां पे कर्वेचर चेंज होता है, इधर से लेके ऐसे कर्वेचर चेंज हो रहा है हॉगिंग टू सैगिंग, तो ये क्या बना, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैं ये शो करता हूँ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लेट्स से, ठीक। और आपकी रिइंफोर्समेंट आपने एएसटी प्रोवाइड किया टॉप पे, अब टॉप पे प्रोवाइड करोगे ऐसे एएसटी, टेंशन ऊपर आ जाएगी ना सपोर्ट रीजन में, ठीक है। तो एएसटी कितना जाना चाहिए सपोर्ट के अंदर, AST/3, ठीक। लिख लेते हैं इसको, एटलीस्ट एटलीस्ट 1/3 of total reinforcement provided for negative moment at support shall extend beyond the point of inflection. The point of inflection for a distance not less than D or 12 phi, for a distance not less than D or 12 phi, comma 1/16 of clear span, whichever is greater। तो ग्रेटर का साइन डाल दिया मैंने, whichever is लिख लेते हैं, whichever is greater। तो कह रहा है यहां से जो आगे एक्सटेंड करेंगे यहां से, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर ऑफ कितनी चीजों के, पहला आपका आ गया इफेक्टिव डेप्थ डी, या फिर 12 फाई, या फिर 1/16 ऑफ क्लियर स्पैन, ठीक है। दिस इज द रिकमेंडेशन फॉर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। डन। जी सर। ठीक है, वेट करो यार, इसका मैं चार्जर लेकर, बैटरी खत्म हो गई इसकी, ठीक है, वेट करो 2 मिनट।
अभी 1 घंटे के बाद चार्जर लग जाएगा। हमारी भी बैटरी लो है। 1 घंटा सब्र, फिर फास्ट चार्जर लगेगा। आज मौसम ठीक था, कुछ फील तो नहीं हुआ। यहाँ पे गर्म हो। आप अच्छी जगह गए हो ना। हम्म? आप अच्छी जगह गए हो ना रोजे रखने। यहाँ पे तो गर्म बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद, आवाज आ रही है? जी नेक्स्ट विल स्टार्ट विद वन वे स्लैब। वन वे स्लैब, ठीक है। स्लैब पहले क्या होता है बताएं जरा। सर एक स्लैब बार तो कहने सबको लगे छत। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, बोलो फिर से। ठीक है, तो स्लैब्स क्या होते हैं? स्लैब हमारा प्लेट मेंबर्स होते हैं। स्लैब्स आर प्लेट एलिमेंट्स forming floors and roofs of buildings। तो इसकी नए से रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। इसकी, हाँ ठीक है।